हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस फास्ट टैग 250 सीरीज, जहां पे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर द आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट इन जस्ट 25 सेशंस भी। अब आज की सेशन के अंदर वी विल बी कवरिंग मेस्लोज थ्योरी, बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जीआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जीआईबी एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज की डिस्कशन के ऊपर। तो देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं मेस्लो थ्योरी के बारे में। अब ये ऐसा टॉपिक है गाइस जहां से आप लोगों को लगभग हर साइकिल के अंदर जो एग्जाम है उसके अंदर क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा भी। जैसे अक्टूबर 2024 के अंदर मेस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है, इसके कंपोनेंट्स को लेकर के क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। हर बार क्वेश्चन अलग अलग तरह से फ्रेम किया जाता है, बट हाँ, आप लोगों को हर साइकिल के अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिल जाएगा भी। तो हम लोग जो भी टॉपिक्स इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर डिस्कस करते हैं, उन टॉपिक से कहीं ना कहीं लास्ट साइकिल्स के अंदर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिल जाएंगे भी। तो आप लोगों ने इस सीरीज के साथ में कंसिस्टेंटली जुड़े रहना है और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर लेना है भी। आफ्टर दैट अब हम लोग आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विद द कस्टमर सेगमेंटेशन। सो मेस्लो थ्योरी तक पहुंचने के लिए हम लोग जो कस्टमर सेगमेंटेशन से अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए गाइस, कस्टमर्स को सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है इन केस ऑफ रिटेल बैंकिंग। क्यों डिवाइड किया जाता है, पहले तो ये समझते हैं। तो देखिए, कस्टमर्स को सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करने का कारण क्या है कि भाई हम लोग कस्टमर्स की जो नीड है उसको बेटर वे के अंदर एनालाइज कर पाएं, कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करने के लिए डिजायर्ड काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स उनको प्रोवाइड करवा पाएं। तो जब हम लोग कस्टमर्स को सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे, तो एक सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स की जो नीड्स हैं वो हम लोगों को कॉमन नीड्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम लोग, और उन नीड्स को एड्रेस करने वाला फिर प्रोडक्ट हम लोग जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा पाएंगे भी। अब यहाँ पे जब भी कस्टमर सेगमेंटेशन की बात की जाती है, तो कुछ फंडामेंटल एजम्पशंस हम लोग यहाँ पे लेकर के चलते हैं, जो कि बैंक्स को हेल्प करती हैं टू डेवलप द सुटेबल प्रोडक्ट फॉर द राइट कस्टमर भी। क्या क्या वो एजम्पशंस है, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली एजम्पशन है कि जो कस्टमर्स हैं दोज आर डिफरेंट, इसीलिए उनकी नीड और जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी वेरी करेंगी। अब हो सकता है कोई कस्टमर है, वो उसकी जो नीड्स हैं वो डिपेंड करेंगी कि उसके सोर्स ऑफ इनकम कैसे हैं, उसके पास एसेट्स कितने हैं, जितना उसके पास सरप्लस वेल्थ है उसी अकॉर्डिंग उसकी नीड और एक्सपेक्टेशन भी हम लोगों को वेरी करती हुई देखने के लिए मिलती हैं गाइस। इसके अलावा अब हम लोग सेकंड एजम्पशन क्या करते हैं यहाँ पे कि कस्टमर्स कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड पिरामिड के बेसिस के ऊपर, इनकम के बेसिस के ऊपर, एज, ज्योग्राफी और प्रोफेशन। सो दीज आर दी पैरामीटर्स जिनके बेसिस के ऊपर कस्टमर्स को सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है भी। अब ये नीड पिरामिड क्या है, अभी थोड़ी देर के अंदर इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एज के बारे में। तो देखिए, यंग एज कस्टमर, मिडिल एज कस्टमर, ओल्ड एज कस्टमर, इस तरह से एज के बेसिस के ऊपर सेगमेंटेशन हो गई। ज्योग्राफी के बेस पे कैसे सेगमेंट्स होगी, अब देखिए, ज्योग्राफी के बेस पे जब भी कस्टमर्स की सेगमेंटेशन की जाएगी, तो जैसे रूरल एरिया के कस्टमर, अर्बन एरिया के कस्टमर, मेट्रोपॉलिटन एरिया के कस्टमर, सो दिस इज हाउ कस्टमर्स कैन बी सेगमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ज्योग्राफी। प्रोफेशन के बेसिस के ऊपर भी लॉयर्स हैं, हमारे जो टारगेटेड कस्टमर्स हैं वो लॉयर्स हैं, या फिर वो डॉक्टर्स हैं, या फिर वो इंजीनियर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रोफेशन के बेस के ऊपर भी जो कस्टमर्स हैं उनको सेगमेंट के अंदर डिवाइड किया जाता है गाइज। अलॉन्ग विद दिस इनकम इज देयर, इनकम के बेसिस के ऊपर भी हम लोग जो कस्टमर्स को सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे इनकम और नीड पिरामिड को डिटेल में समझेंगे इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर ही। आफ्टर दैट थर्ड एजम्पशन क्या है कि प्रोडक्ट्स कैन बी डेवलप्ड फॉर अ सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। अब जरूरी नहीं है कि आप लोगों को इन सभी पैरामीटर्स को कंसिडर करना है साइमल्टेनियसली, तभी जो है एक नया प्रोडक्ट डेवलप करना है। आप लोग एज के बेसिस के ऊपर कस्टमर्स को सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करके उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं। आप लोग प्रोफेशन के बेसिस के ऊपर प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि भी जो कई बार डॉक्टर्स वगैरह होते हैं उनके लिए स्पेशल जो लोन्स हैं वो मार्केट के अंदर लाए जाते हैं बाय द बैंक्स भी, ठीक है। तो प्रोफेशन के बेसिस के ऊपर भी हम लोग जो है इंडिविजुअली कस्टमर्स को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम लोग ओवरऑल कंक्लूजन निकालें इन फंडामेंटल एजम्पशंस का, तो यही है कि भाई एक तो सभी कस्टमर्स अलग अलग हैं, तो उनकी नीड और एक्सपेक्टेशंस भी वेरी करेंगी। दूसरा, कस्टमर्स को सेगमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, इनकम, प्रोफेशन, ज्योग्राफी एंड नीड पिरामिड। और जरूरी नहीं है कि ये जो हम लोगों ने एलिमेंट्स पढ़े, इन सभी एलिमेंट को साइमल्टेनियसली ला करके हम लोगों को जो है वो सेगमेंट
के अंदर डिवाइड करना है कस्टमर्स को और तभी नया प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिविजुअल एलिमेंट के थ्रू हम लोग कस्टमर्स को सेगमेंट्स में डिवाइड करके उस पर्टिकुलर सेगमेंट की नीड को केटर करने वाला जो प्रोडक्ट है वो बना सकते हैं भी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली कस्टमर सेगमेंटेशन के बारे में। आफ्टर दैट अब हम लोग कस्टमर सेगमेंटेशन के अंदर जो मैंने आप लोगों को बताया कि इनकम के ऊपर जो है वो कस्टमर्स को सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, इनकम के बेसिस के ऊपर कैसे कस्टमर्स को जो है वो डिवाइड किया जाता है, तो इंडिविजुअल जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं पर एनम, ठीक है, उस बेसिस के ऊपर कस्टमर्स को सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है अभी। अब जैसे इंडिविजुअल जिनकी इनकम 2 से 10 लाख रुपए पर एनम है, उनको हम लोग मास मार्केट कस्टमर सेगमेंट का पार्ट मानते हैं। इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम 10 से 50 लाख रुपए पर एनम है, उनको हम लोग मास एफ्लुएंट कस्टमर सेगमेंट का पार्ट मानते हैं। इंडिविजुअल जिनकी इनकम 50 से 400 लाख रुपए पर एनम है, उनको हम लोग सुपर एफ्लुएंट कस्टमर सेगमेंट का पार्ट मानते हैं। 400 से 4000 लाख रुपए पर एनम के बीच में जिनकी इनकम है, उनको हम लोग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर सेगमेंट का पार्ट मानते हैं। इसके अलावा 4000 लाख से 1,20,000 रुपए पर एनम के बीच में जिनकी इनकम है, उनको हम लोग सुपर हाई नेटवर्थ कस्टमर बोलते हैं भी। अब इसके अलावा जो 1,20,000 लाख पर एनम से ज़्यादा जिनकी इनकम है, उनको अल्ट्रा हाई नेटवर्थ कस्टमर सेगमेंट का पार्ट माना जाता है। तो इस तरह से इनकम के बेसिस के ऊपर कस्टमर्स को सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी सेगमेंटेशन हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। यहाँ से भी आप लोगों को लगभग हर बार एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिल जाएगा गाइस, तो ध्यान रखना है आप लोगों ने। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कस्टमर सेगमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? मास मार्केट, मास एफ्लुएंट और सुपर एफ्लुएंट। मास मार्केट कौन हो गए? जिनकी 2 से 10 लाख रुपए पर एनम के बीच में इनकम देखने के लिए मिल रही है। मास एफ्लुएंट कस्टमर सेगमेंट कौन हो जाएगा? जिनकी इनकम 10 से 50 लाख रुपए पर एनम के बीच में है। सुपर एफ्लुएंट किसको बोल देंगे? 50 से 400 लाख रुपए पर एनम जिनकी इनकम है, उनको हम लोग सुपर एफ्लुएंट कस्टमर सेगमेंट का पार्ट मान लेंगे भी, ठीक है। सो दिस इज हाउ कस्टमर्स आर बीइंग सेगमेंटेड इनटू वेरियस सेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम लेवल भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में। अब देखिए गाइज, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ये वही है नीड पिरामिड, जहां पे हम लोगों ने स्टार्टिंग के अंदर देखा कि कस्टमर्स को सेगमेंट्स में डिवाइड किया जा रहा था ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, जिनमें से एक था नीड हायरार्की भी, ठीक है। मैस्लो नीड पिरामिड, नीड पिरामिड इज वन ऑफ द एलिमेंट जिसके बेसिस के ऊपर कस्टमर्स को सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। अब देखिए, मैस्लो एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हुई जिनके द्वारा एक थ्योरी दी गई जिसको क्या बोला जाता है? थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बोल दिया जाता है अभी। अब ये क्या बोलते हैं मैस्लो? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो लोग हैं वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं टू अचीव सर्टेन काइंड ऑफ नीड, किसी ना किसी तरह की नीड को अचीव करने के लिए हमेशा जो लोग हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं। जिनकी जब एक नीड फुलफिल हो जाती है, देन पीपल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड भी। अब जैसे एक इंडिविजुअल को अगर भूख लगी हुई है, उसको खाना मिल गया तो उसके बाद वो नेक्स्ट लेवल की नीड को अचीव करने के लिए जो है वो कोशिश करता है गाइस। अब ये जो मैस्लो है, इनके द्वारा ये जो नीड हायरार्की थ्योरी दी गई है, जिसको हम लोग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बोल रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग 5 स्टेजेस के अंदर जो नीड है उसको अरेंज किया गया है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? नीड पिरामिड बोल रहे हैं गाइस। सो ये बोलते हैं कि भाई अगर एक इंडिविजुअल को जो हायर लेवल ऑफ नीड को मूव करना है, तो उससे पहले उसको लोअर लेवल ऑफ नीड को जो है वो सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी वो हायर लेवल ऑफ नीड की तरफ मूव करता है भी, ठीक है। अब ये नीड पिरामिड हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे 5 तरह की नीड बताई गई है, 5 स्टेज हायरार्की। फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव या फिर बिलोंगिंग नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स की अगर बात की जाए, सबसे पहले तो ये हम लोगों को जो है इस पिरामिड के अंदर सबसे नीचे देखने के लिए मिल रही है ये वाली नीड। ये एक्चुअल में सबसे बेसिक नीड होती है। जैसे एक इंडिविजुअल को रोटी, कपड़ा और मकान सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो रहती है, तो these will become the part of physiological needs भी। अब जब फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो जाती हैं तो इंडिविजुअल सेफ्टी नीड की तरफ बढ़ता है। मतलब जब एक इंडिविजुअल को रोटी, कपड़ा, मकान मिल गया, उसके बाद वो चाहता है कि भाई मैं अपने लिए एक जॉब सिक्योर कर लूँ, ठीक है, अपनी लाइफ को सिक्योर करने पे वो ध्यान देता है। सो दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ सेफ्टी नीड। अब जब सेफ्टी नीड अचीव हो गई, उसके बाद जो इंडिविजुअल है वो मूव करता है टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड, दैट इज लव और बिलोंगिंग नीड भी। तो मतलब इंडिविजुअल अब चाहता है कि भाई वो जो उसके लव्ड वन या फिर जो उसके नियर एंड डियर हैं के साथ में वो क्वालिटी टाइम जो है स्पेंड करे। सो दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड। आफ्टर दैट नेक्स्ट नीड इज एस्टीम नीड भी। तो लव और बिलोंगिंग नीड जब फुलफिल हो जाएंगी, आफ्टर दैट एक इंडिविजुअल चाहेगा कि भाई जिस भी सोसाइटी में मैं रहा हूँ, जहाँ पे मैंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, उस सोसाइटी के द्वारा मुझे जो है रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए।
So this is esteem need. After that next level of need is self actualization need. अब देखिए guys, ये जो self actualization need है, it is the topmost level of need as per this Maslow need hierarchy theory. self actualization need का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल अपना फुलेस्ट पोटेंशियल जो है वो यूटिलाइज करना चाहता है अभी, ठीक है, उसका आने का लाइफ का पर्पज क्या है उसको समझना चाहता है वो इस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के थ्रू गाइस, ठीक है। तो ये 5 लेवल ऑफ नीड हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। इनकी एक तो आप लोगों ने हायरार्की ध्यान में रखनी है कि सबसे बॉटम लेवल के ऊपर कौन सी है, फिजियोलॉजिकल, फिर सेफ्टी नीड, लव एंड बिलोंगिंग नीड, एस्टीम नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो इनकी हायरार्की आप लोगों को सबसे पहले ध्यान में रखनी है। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है ये किस तरह से इसकी एप्लीकेशन हम लोगों को बैंकिंग के रिस्पेक्ट में देखने के लिए मिलती है अभी। तो देखिए फिजियोलॉजिकल नीड जिसको हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक लेवल ऑफ नीड के थ्रू समझा कि भाई ये बेसिक लेवल ऑफ नीड है, तो बेसिक लेवल ऑफ नीड विद रिस्पेक्ट टू बैंकिंग जो हो सकती है कस्टमर की, उसको केटर करने के लिए एक बैंक के द्वारा क्या प्रोवाइड किया जा सकता है, core saving account, accidental cover and housing loan. So these are the products which are provided by the bank to cater the physiological needs which are the basic need of the customer as per the Maslow need hierarchy theory भी। After that next level of need क्या है हमारे पास, safety need। तो safety need को cater करने के लिए बैंक के द्वारा फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, टैक्स प्लानिंग और म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट जो है वो ऑफर किए जाते हैं गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड इज लव या फिर बिलोंगिंग नीड्स। अब जो लव या फिर बिलोंगिंग नीड्स हैं, इन नीड्स को केटर करने के लिए बैंक के द्वारा क्या प्रोडक्ट ऑफर किए जा सकते हैं, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड फैमिली इंश्योरेंस गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड हो जाती है हमारे पास एस्टीम नीड्स। अब ये जो एस्टीम नीड्स हैं इनको केटर करने के लिए बैंक के द्वारा क्या प्रोवाइड किया जा सकता है कस्टमर को, किस तरह का प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जा सकता है। सो होम इंप्रूवमेंट लोन, term insurance and investment products can be provided to the customer भी। after that next is a self actualization need। तो self actualization need which is the topmost level of need as per this Maslow need hierarchy theory, इस नीड को केटर करने के लिए रिटायरमेंट सॉल्यूशन या फिर सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट्स कैन बी ऑफर्ड बाय द बैंक। तो दीज आर दी प्रोडक्ट्स जो कि ऑफर किए जाते हैं बैंक्स के द्वारा टू केटर द वेरियस काइंड ऑफ नीड्स एज पर दिस Maslow नीड हायरार्की थ्योरी भी। तो ये नीड्स किस सीक्वेंस के अंदर, एक तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, और कौन सी नीड को फुलफिल करने के लिए किस तरह का प्रोडक्ट जो है वो बैंक के द्वारा ऑफर किया जा रहा है, दिस थिंग यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर, क्योंकि यहां से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा अभी। अब ये जो हमारी Maslow की नीड हायरार्की थ्योरी है ये बैंक्स को हेल्प करती है इन अचीविंग द ट्विन ऑब्जेक्टिव। ट्विन ऑब्जेक्टिव कैसे, एक तो कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा रहा है, मतलब वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कस्टमर को एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब हमेशा ही कस्टमर चाहता है कि वो बैंक के थ्रू ही अपने फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल कर पाए, तो हर तरह की फाइनेंशियल नीड को बैंक्स के थ्रू ही यहाँ पे फुलफिल करने की कोशिश की जा रही है बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस Maslow नीड हायरार्की थ्योरी, जिस वजह से कस्टमर को हम लोग सेटिस्फाई कर पाएंगे। दूसरा, बैंक के लिए बिजनेस कन्वर्जन भी देखने के लिए मिलता है। अब जब भी बैंक के द्वारा अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर किए जाएंगे तो वहाँ पे बैंक को जो है उनके थ्रू फी बेस्ड इनकम होगी। जब भी बैंक के द्वारा जो लोन प्रोडक्ट ऑफर किए जाएंगे तो वहाँ पे इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम अर्न होगी। तो मतलब देयर इज बिजनेस कन्वर्जन एज वेल एज कस्टमर satisfaction that we can see with respect to the application of Maslow need hierarchy theory in banking भी। तो ये हम लोगों ने Maslow की जो नीड हायरार्की थ्योरी है उसके बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट्स अबाउट द सर्विस क्वालिटी। अब अलग अलग तरह की सर्विसेज जब प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि Maslow की नीड हायरार्की थ्योरी के थ्रू हम लोगों ने देखा कि कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड किए जा सकते हैं फॉर केटरिंग देयर वेरियस नीड। अब जब भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं तो किस तरह की सर्विस क्वालिटी जो है कस्टमर चाहते हैं। सो क्या है, मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशन इन टाइम, मतलब कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट जो नीड है या फिर जो कस्टमर को एक्सपेक्टेशन है एक बैंक से, उस एक्सपेक्टेशन को टाइम बाउंड मैनर में मीट करना, प्लस डूइंग मोर विद द ह्यूमन टच। सो ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन टच को इंट्रोड्यूस करके कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन या फिर नीड है उसको इन टाइम बाउंड मैनर के अंदर जो मीट करना, दिस इज द एक्सपेक्टेशन जो कस्टमर एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम द बैंक विद रिस्पेक्ट टू द सर्विस क्वालिटी भी। अब देखिए हम लोग यहाँ पे 3 तरह से जो कस्टमर्स के बिहेवियर को डिवाइड कर लेते हैं, मतलब कस्टमर डिलाइटफुल फील कर सकता है, कस्टमर में फील सेटिस्फाइड, या फिर कस्टमर डिससेटिस्फाइड भी फील कर सकता है। अब कस्टमर जो डिलाइटफुल फील कब करेगा, जब कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज डिलीवर किए जा रहे हैं उन सर्विसेज की जो क्वालिटी है दैट इज बेटर देन द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कस्टमर। जैसे मान लो एक कस्टमर ने जो था वो एक अपना सेविंग अकाउंट ओपन अप किया,
उस सेविंग अकाउंट के साथ में उसको जो है ग्रुप इंश्योरेंस भी प्रोवाइड की जा रही है। सो इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड बाय द कस्टमर कि भाई मुझे सेविंग अकाउंट के साथ में ग्रुप इंश्योरेंस भी प्रोवाइड की जाएगी। सो इन दिस सिनेरियो कस्टमर विल बी फीलिंग डिलाइटफुल। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब जब जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसकी जो क्वालिटी है वो मीट करेगी विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर, तो उसको वहां पे कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड फील करेगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन विल बी देयर। फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर के द्वारा मान लेते हैं कि भाई एक अपना सेविंग अकाउंट ओपन अप किया जा रहा है। अब उस सेविंग अकाउंट को जब भी ओपन अप कर रहा है तो उसको वहां पे जो है वो एक पासबुक प्रोवाइड की जा रही है टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। सो दिस वाज द थिंग विच वाज कस्टमर एक्सपेक्टिंग कि भाई अगर मैं सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा डालूं, उनके ऊपर ट्रांजेक्शन करूं सेविंग अकाउंट के ऊपर जो मेरा पैसा पड़ा हुआ है, तो उस पैसे का मैं रिकॉर्ड, उस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन कर पाऊं। सो इट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर, मतलब फ्रॉम द बैंक बाय द कस्टमर। तो जिस वजह से कस्टमर यहाँ पे जो सेटिस्फाइड फील करेगा। आफ्टर दैट कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन। अब जब भी जो सर्विस क्वालिटी डिलीवर की जा रही है, मतलब सर्विस डिलीवर की जा रही है, वहां पे जो सर्विस क्वालिटी है अगर वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से बिलो है, उस केस में जो कस्टमर है वो डिससेटिस्फाइड फील करता है। जैसे मान लो कस्टमर को कोई भी ग्रीवेंस राइज हो गया, उस ग्रीवेंस का सॉल्यूशन अगर बैंक नहीं दे पा रहा है, इन दैट सिनेरियो कस्टमर विल बी डिससेटिस्फाइड, क्योंकि कस्टमर को ही लग रहा था कि यार मैंने बैंक के साथ में मैं एसोसिएटेड हूं तो कल को किसी भी दिक्कत में फंसूंगा तो बैंक मेरी हेल्प कर देगा। बट अगर बैंक जो उसका रेजोल्यूशन नहीं दे पा रहा है उसकी प्रॉब्लम का, देन इन दैट सिनेरियो कस्टमर विल बी डिससेटिस्फाइड भी। ठीक है, तो ये तीन केसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, जब कस्टमर डिलाइटफुल फील करेगा, जब कस्टमर सेटिस्फाइड फील करेगा, और जब कस्टमर जो है वो डिससेटिस्फाइड फील करेगा विद रिस्पेक्ट टू द सर्विस क्वालिटी भी। ठीक है, आफ्टर दैट अब क्या कुछ वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कस्टमर चाहता है विद रिस्पेक्ट टू द सर्विस क्वालिटी। तो देखिए कस्टमर सबसे पहले तो चाहता है कि टेंजिबिलिटी जो है इंट्रोड्यूस की जाए। टेंजिबिलिटी क्यों इंट्रोड्यूस की जाए? क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं कि जो बैंकिंग है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इनटेंजिबल सर्विस। अब यहाँ पे टेंजिबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए बैंक के एंड से विद द हेल्प ऑफ डेबिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट कि भी टेंजिबिलिटी जो है बैंक इंट्रोड्यूस करे। आफ्टर दैट सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या रहती है कस्टमर्स की, कि भाई जो बैंक है दैट शुड बी रिलायबल इनफ, मतलब उसके ऊपर रिलाय किया जा सके कि भाई अगर मैंने अपना हार्ड अर्न्ड मनी जो है वो अपने इस पर्टिकुलर बैंक के अंदर डिपॉजिट किया है, देन द बैंक शुड बी रिलायबल इनफ कि भाई मेरा पैसा जो है बैंक के पास में सेफ है। मतलब यहाँ पे जो है बैंक को रिलायबिलिटी यहाँ पे जो है वो शो करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिवनेस। अब रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कस्टमर को किसी भी तरह की कोई क्वेरी है कि भाई मेरे अकाउंट से इतना अमाउंट जो डिडक्ट हो गया है, वाई दिस अमाउंट हैज बीन डिडक्टेड। सो बैंक शुड बी रिस्पॉन्सिव इनफ, बैंक को जो बताना पड़ेगा कस्टमर को टाइम बाउंड मैनर में वो भी कि भाई इसी कारण से आपका जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गया है। सो रिस्पॉन्सिवनेस जो एक्सपेक्ट करता है कस्टमर। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब क्या है कि भाई अगर मान लो कस्टमर के साथ में किसी भी तरह का फ्रॉड हो जाता है, सो बैंक नीड टू गिव द एश्योरेंस टू द कस्टमर कि भाई वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, यू डू नॉट नीड टू वरी एट लीस्ट। ठीक है, तो हम आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों का जो भी ग्रीवेंस है, जो भी आप लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। सो दिस इज द एश्योरेंस। आफ्टर दैट एम्पैथी। अब देखिए एम्पैथी का मतलब क्या है कि जैसे मान लो एक कस्टमर है, उसके साथ में जो है वो 5,000 रुपए का फ्रॉड हो गया। अब बैंक के कस्टमर जाकर के अगर उसको ऐसा बोलते हैं कि भाई सर आपके साथ तो 5,000 का ही फ्रॉड हुआ है, पिछले हफ्ते हमारे कस्टमर तो उनके साथ 5 करोड़ का फ्रॉड हो गया, तो ये तो कोई बात नहीं, छोटा सा अमाउंट है, ऐसा अगर बोलता है, सो इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बैंक एम्प्लॉई। कस्टमर ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि इस तरह से बिहेव करे, रेदर देन जो बैंक के एम्प्लॉई हैं ही शुड एम्पेथाइज दैट कस्टमर के सर मैं आपकी सिचुएशन समझ रहा हूँ, अगर मैं आपकी जगह होता सेम फीलिंग जो हो मुझे हो रही होती जो आप इस टाइम के ऊपर फील कर पा रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस एंड आई प्रॉमिस यू कि वी विल डू आवर बेस्ट टू गेट योर मनी बैक गाइस। ठीक है, सो दिस विल बी एम्पैथी, मतलब पुटिंग योर सेल्फ इन द शू ऑफ कस्टमर। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या रिक्वायरमेंट है विद रिस्पेक्ट टू सर्विस क्वालिटी की वैल्यू डिलीवर की जाए, मतलब कस्टमर को वैल्यूएबल फील करवाया जाए, उसको लगे कि यार वो बैंक के साथ में इतने लंबे टाइम से जुड़ा हुआ है, सो बैंक इज ऑल्सो वैल्यूइंग दैट कस्टमर भी। आफ्टर दैट प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन। अब किसी भी तरह की प्रॉब्लम के अंदर अगर कस्टमर फंस जाता है, जैसे मान लो कस्टमर ने जो था वो एटीएम के थ्रू कैश विड्रॉ किया, 5,000 रुपए उसने विड्रॉ करने थे बट 3,000 वो विड्रॉ कर पाया, अकाउंट से उसके 5,000 कट गए, तो अब ये प्रॉब्लम में फंस गया कस्टमर। अब यहाँ पे बैंक शुड बी एबल टू प्रोवाइड द इमीडिएट सॉल्यूशन टू द कस्टमर भी। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट इज एड्रेस द क्वेरीज। अब किसी भी तरह की अगर क्वेरी है कस्टमर को कि मेरे अकाउंट के अंदर जो था वो इतना अमाउंट था, वो अभी मुझे कम शो हो रहा है बट मैंने कहीं पे भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं की, तो वाई मेरा पैसा गया कहाँ पे, तो इस तरह की अगर कोई भी क्वेरी है, सो बैंक शुड बी एबल टू हैंडल दैट क्वेरी इन अ टाइम बाउंड मैनर। So these all are the requirement from the customers end, जो कस्टमर चाहता है कि with respect to service these particular qualities should be there guys। ठीक है,
आफ्टर दैट अब एक बैंक क्या कर सकता है, बैंक के एंड से क्या किया जाता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, सो राइट प्रोडक्ट मिक्स जो है वो बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। राइट प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या है कि सही तरह का प्रोडक्ट एट द राइट प्राइस एट द राइट टाइम कैन बी प्रोवाइडेड टू द कस्टमर, जिससे कस्टमर की नीड को एड्रेस किया जा सके और कस्टमर जो है वो डिलाइटफुल फील कर पाए भी। आफ्टर दैट राइट चैनल मिक्स। राइट चैनल मिक्स का मतलब क्या है, देखिए हम लोगों को अलग अलग तरह के चैनल्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे ऑनलाइन चैनल, ऑफलाइन चैनल या फिर हाइब्रिड चैनल, जिनके थ्रू प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो है वो डिलीवर किया जाता है अभी। तो राइट काइंड ऑफ कस्टमर को, अगर कोई कस्टमर है जैसे मान लो कोई यंग एज कस्टमर है, उस यंग एज कस्टमर को अब ऑनलाइन चैनल के थ्रू जो है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज चाहिए, सो बैंक शुड बी प्रोवाइडिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन चैनल टू दैट यंग एज कस्टमर। अगर कोई ओल्ड एज कस्टमर है जो ये बोल रहा है कि भाई मुझे ब्रांच के थ्रू ही जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो अवेल करने हैं, सो उस पर्टिकुलर ऑफलाइन चैनल के थ्रू जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं बैंक को, सो दिस कैन बी डन बाय द बैंक। आफ्टर दैट स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस टाइम। अब देखिए स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस टाइम का मतलब क्या है कि मतलब मान लो दो कस्टमर हैं, एक कस्टमर ने होम लोन के लिए रिक्वेस्ट किया, दूसरे कस्टमर ने भी होम लोन के लिए रिक्वेस्ट किया। अब एक कस्टमर का जो होम लोन है वो 3 दिन में जो है वो प्रोसेस हो गया और दूसरे का जो होम लोन है वो 30 दिन में भी प्रोसेस नहीं हुआ है अभी तक। सो दिस शुड नॉट बी देयर स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस टाइम, कि भाई अगर होम लोन को प्रोसेस होने में 15 दिन लगते हैं तो सभी कस्टमर के जो होम लोन है वो 15 दिन में ही प्रोसेस होंगे, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा टाइम लगना चाहिए भी। सो दिस इज स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस टाइम। आफ्टर दैट सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज। अब सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जाती हैं, जब कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है उनको मीट किया जाएगा बाय द बैंक एंड भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या किया जाता है बैंक के द्वारा कस्टमर्स को जो डिलाइटफुल फील करवाने के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के भी सर दिस काइंड ऑफ फ्रॉड इज बीइंग डन विद द ओल्ड एज कस्टमर, सो प्लीज बी अवेयर एंड डोंट शेयर योर ओटीपी और डू नॉट क्लिक ऑन एनी काइंड ऑफ फिशिंग लिंक। सो दिस काइंड ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन बी डन बाय द बैंक, ठीक है, टू सेटिस्फाई द कस्टमर। आफ्टर दैट ट्रांसपेरेंट डीलिंग। अब बैंक्स के द्वारा अलग अलग तरह के चार्जेस जो लेवे किए जाते हैं कस्टमर के ऊपर, बट वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए भी। इतने जैसे मान लो एक कस्टमर को जो है मान लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा रहा है एक बैंक के द्वारा। अब क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा रहा है तो वहां पे क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा बैंक को कि भाई इस पर्टिकुलर कार्ड के ऊपर फर्स्ट ईयर के अंदर कोई भी एनुअल फी नहीं है, बाकी उसके बाद एनुअल फी जो है उसके ऊपर रहेगी, अदर किस तरह के चार्जेस रहेंगे दो वो भी ट्रांसपेरेंटली जो है वो बताना पड़ेगा कस्टमर को भी। सो दिस कैन ऑल्सो बी डन बाय द बैंक टू हेल्प द कस्टमर फीलिंग डिलाइटफुल भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज गुड एम्बियंस। अब देखिएगा इस गुड एम्बियंस भी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। अगर आप लोग ब्रांच के अंदर जाते हैं वहाँ पे भीड़ ही भीड़ है, चारों तरफ जो है वो धक्का मुक्की हो रही है, तो ऑब्वियसली आप लोग जो दूसरी बार बैंक की ब्रांच में विजिट करना पसंद नहीं करेंगे अगर आप लोगों को इनकन्वीनियंस होती है। बट अगर एक अच्छा एम्बियंस है, रेस्टिंग स्पेस है, कॉफ़ी बार वहाँ पे बना हुआ है, लंबी क्यूज़ नहीं है, आपको डायरेक्ट करने के लिए वहाँ पे जो है वो पर्सनल्स हैं वो बता रहे हैं कि आपने अगर इसके बारे में बात पूछताछ करनी है तो काउंटर नंबर 3 पे चले जाओ, इस प्रोडक्ट के बारे में अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो काउंटर नंबर 1 के ऊपर चले जाओ। सो अगर गुड एम्बियंस है, एक प्रॉपर लेआउट है, सो दिस विल ऑल्सो हेल्प द कस्टमर टू मेक हिम डिलाइटफुल भी। आफ्टर दैट इफेक्टिव ग्रीवेंस मैकेनिज्म। सो जब भी किसी तरह का ग्रीवेंस अराइज होता है एक कस्टमर को, उस ग्रीवेंस को रिजॉल्व करने के लिए एक बैंक के द्वारा क्या किया जाता है, इफेक्टिव ग्रीवेंस मैकेनिज्म को ऑप्ट किया जाता है, जिससे कि वो जो ग्रीवेंस है वो इन टाइम बाउंड मैनर के अंदर जो है एड्रेस किया जा सके और वहां पे कस्टमर को जो है डिलाइटफुल फील करवाया जा सके। सो दीज आर द स्टेप्स विच कैन बी टेकन बाय द बैंक टू मेक कस्टमर डिलाइटफुल बी विद रिस्पेक्ट टू द सर्विस क्वालिटी गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नाउ देयर इज अ केस स्टडी इन फ्रंट ऑफ यू। सो एलाइट बैंक इज रीस्ट्रक्चरिंग इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो टू बेटर टारगेट different customer segments. The marketing team is using Maslow need hierarchy theory to map their services. They have identified 3 primary customers. Mr. Sharma, a fresh graduate who just started his first job and need a place to park his salary and basic insurance for his commute. Mr. Kapoor, a mid-level executive looking to buy a premium SUV and secure her family's future through long-term systematic investment भी. Mr. Gupta, a wealthy retiree who has achieved all professional goals and is now looking for specialized senior citizen term deposit to ensure a legacy for his grandchildren भी. So ये 3 तरह के प्राइमरी कस्टमर्स के बारे में यहाँ पे जो आइडेंटिफाई किया गया है एलाइट बैंक के द्वारा। आफ्टर दैट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मिस्टर शर्माज बैंकिंग नीड। सो पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि भाई हिज नीड फॉल अंडर द फिजियोलॉजिकल लेवल ऑफ हायरार्की। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, कोर सेविंग अकाउंट एंड एक्सीडेंट कवर आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट फॉर हिज करंट स्टेज।
स्टेटमेंट 3 क्या बोल रही है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ही मस्ट सेटिस्फाई दीज बेसिक नीड्स बिफोर ही बिकम्स अ पोटेंशियल कस्टमर फॉर होम इंप्रूवमेंट लोन. सो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन above are the correct one? Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. What should be the right answer here bhai? The right answer will be option number D itself. That is हमारी चारों की तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है. अब मिस्टर शर्मा के केस की अगर बात की जाए तो पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, हिज नीड फॉल अंडर द फिजियोलॉजिकल लेवल ऑफ हायरार्की. फिजियोलॉजिकल लेवल ऑफ हायरार्की इज द लोएस्ट लेवल ऑफ नीड इन मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी. तो यहाँ पे क्योंकि हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि जो मिस्टर शर्मा है, ही इज अ फ्रेश ग्रेजुएट हु जस्ट स्टार्टेड हिज फर्स्ट जॉब एंड नीड अ प्लेस टू पार्क हिज सैलरी एंड बेसिक इंश्योरेंस फॉर हिज कम्यूट. तो अभी उसकी नई नई जॉब लगी है तो उसको एक सेफ प्लेस चाहिए अपनी सैलरी को पार्क करने के लिए, मतलब फिजियोलॉजिकल नीड्स का पार्ट हो गया. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. अ कोर सेविंग अकाउंट एंड एक्सीडेंट कवर आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट फॉर हिज करंट स्टेज. बिल्कुल सही है क्योंकि फिजियोलॉजिकल नीड्स को कैटर करने के लिए दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट आर ऑफर्ड बाय द बैंक. After that, according to the theory, he must satisfy these basic needs before he becomes a potential customer for home improvement loan. Home improvement loan तो वो तब ले पाएगा जब उसके पास पहले घर होगा. पहले तो घर लेना पड़ेगा, उसके बाद ही उसके अंदर इंप्रूवमेंट होगी. तो इसीलिए तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल सही हो जाती हैं और ऑप्शन डी विल बी द राइट वन हियर भी. आफ्टर दैट नेक्स्ट केस स्टडी आप लोगों के सामने. अ बैंक इज बिल्डिंग अ कस्टमर सेगमेंटेशन फ्रेमवर्क प्योरली ऑन द एनुअल इनकम in lakhs per annum. So as per the segmentation table, customers are mapped into mass market, mass affluent, super affluent, high net worth, super high net worth and ultra high net worth customer segments. The business team also flags the most important segments for focused outreach as mass market, mass affluent and super affluent भी. तो ये अब आप लोगों के सामने एक और केस स्टडी दी गई है रिगार्डिंग कस्टमर सेगमेंटेशन. आफ्टर दैट क्वेश्चन क्या है, अ कस्टमर हैज अ एनुअल इनकम ऑफ 35 lakh per annum. Consider the following statements. Your statements are: this customer falls under the mass affluent segment. This customer is a part of most affluent segment highlighted in this framework. The customer falls under super affluent. This customer falls under mass market. So which of the statement given above are correct here? Your options are 1 and 2 only, 1, 2 and 3 only, 2 and 4 only या फिर 1 only. So what should be the right answer here? The right answer will be option number A, that is 1 and 2 only भी. अब देखिए हम लोगों ने अभी देखा कि भाई 2 से 10 लाख रुपए अगर कस्टमर्स की इनकम है तो उनको हम लोग मास मार्केट कस्टमर सेगमेंट का पार्ट मानते हैं. 10 से 50 लाख रुपए पर एनम अगर हम लोगों को जो है इनकम देखने के लिए मिल रही है तो उनको हम लोग मास एफ्लुएंट कस्टमर सेगमेंट का पार्ट मान रहे हैं. अब यहाँ पे क्योंकि 35 लाख रुपए पर एनम इनकम है, सो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती है, मास एफ्लुएंट कस्टमर सेगमेंट का पार्ट बनेगा. दिस कस्टमर इज अ पार्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट हाइलाइटेड इन द फ्रेमवर्क. तो हम लोगों ने ऑलरेडी बात की थी कि मास मार्केट, मास एफ्लुएंट और सुपर एफ्लुएंट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स जो कि हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं विद द हेल्प इन केस ऑफ सेगमेंटेशन विच इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम लेवल भी. तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाती है हमारी. ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, दिस कस्टमर फॉल्स अंडर सुपर एफ्लुएंट. नहीं भी, अगर ये हमारा मास एफ्लुएंट में तो सुपर एफ्लुएंट में तो नहीं आएगा, और अगर ये मास एफ्लुएंट में है तो मास मार्केट में भी नहीं आएगा, क्योंकि मास मार्केट के अंदर कौन से आते हैं जिनकी इनकम 2 से 10 लाख रुपए पर एनम हम लोगों को देखने के लिए मिलती है. तो इसीलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट वन. After that, next question is: a senior citizen expected quick resolution of a failed UPI transaction within the bank's stated timeline. The branch delayed it and gave no clear updates, and the resolution took longer than the promised. So यहाँ पे अब कस्टमर जो डिलाइटफुल फील करेगा, कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड, कस्टमर डिससेटिस्फाइड फील करेगा, या फिर कस्टमर की जो लॉयल्टी है वो हम लोगों को बढ़ती हुई देखने के लिए मिलेगी. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कस्टमर विल बी डिससेटिस्फाइड. व्हाई? बिकॉज जो कस्टमर था वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि विद इन टाइम बाउंड मैनर जो है वो उसको उसकी जो यूपीआई ट्रांजैक्शन में फेलियर देखने के लिए मिला, उसका क्विक रेजोल्यूशन मिल जाएगा. बट ब्रांच ने क्योंकि उसको डिले कर दिया और कोई भी क्लियर अपडेट नहीं दी कि भाई कब तक उसकी ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा गाइस. ठीक है, सो इस केस में जो कस्टमर है ही विल बी फीलिंग डिससेटिस्फाइड भी, क्योंकि यहाँ पे जो सर्विसेज डिलीवर की जा रही है बैंक के द्वारा दोज आर बिलो द कस्टमर एक्सपेक्टेशन भी. ठीक है, क्योंकि कस्टमर को एक्सपेक्टेड था कि भाई बैंक ने अगर प्रॉमिस किया है तो उतने टाइम बाउंड मैनर में मुझे रेजोल्यूशन, मुझे सोल्यूशन जो हो इस प्रॉब्लम का दे देगा. बट क्योंकि ऐसा नहीं हो पाया तो इसलिए कस्टमर विल बी डिससेटिस्फाइड भी. After that, next question is: consider the following statements regarding customer requirements भी. So your options are:
tangible refers to the physical facilities, infrastructure and visible aspect of services. Reliability means the ability to perform the promised service dependably and accurately. Responsiveness relates to providing financial value in terms of pricing only. Assurance includes knowledge, courtesy and ability to inspire the trust and confidence. So which of the above statements are correct here? हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि कस्टमर की क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती हैं एक बैंक से विद रिस्पेक्ट टू द सर्विस क्वालिटी. सो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. योर ऑप्शंस आर 1, 2 and 4 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1, 2, 3 and 4 guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number A, that is 1, 2 and 4 only. अब देखिए टेंजिबिलिटी का मतलब क्या है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया. टेंजिबिलिटी के थ्रू हम लोग जो है वो जो बैंकिंग है उसके अंदर जो है वो एक फिजिकल टच को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं. फिजिकल फैसिलिटीज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, विजिबल एस्पेक्ट ऑफ द सर्विस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? इट मीन्स द एबिलिटी टू परफॉर्म द प्रोमिस्ड सर्विसेज डिपेंडेबली एंड एक्यूरेटली. मतलब जो बैंक ने प्रॉमिस की हुई है सर्विसेज उनको जो है वो प्रोवाइड करना और सही सर्विसेज प्रोवाइड करना. ऐसा नहीं हो कि सिर्फ फॉर्मेलिटी कर दी, उसको हम लोग रिलायबिलिटी नहीं मानेंगे गाइस. सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट हियर. थर्ड क्या बोल रही है स्टेटमेंट? रिस्पॉन्सिवनेस. रिस्पॉन्सिवनेस रिलेट्स टू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल वैल्यू इन टर्म ऑफ प्राइसिंग ओनली. नहीं भी सिर्फ प्राइस को हम लोग जो है यहाँ पे कंसिडर नहीं करते. किसी भी तरह के अगर दिक्कत में कस्टमर है तो वहाँ पे बैंक नीड टू रिस्पॉन्ड इन दैट सिचुएशन भी. सिर्फ प्राइसिंग का ही केस हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करते. तो इसीलिए स्टेटमेंट 3 हमारी गलत हो जाती है. और स्टेटमेंट 4 क्या बोल रही है? एश्योरेंस इंक्लूड्स नॉलेज, कर्टेसी एंड एबिलिटी टू इंस्पायर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. एश्योरेंस का मतलब ही क्या है कि बैंक जो है वो एश्योर कर पाए कस्टमर को कि आप लोग जो है वो ट्रस्ट कर सकते हैं, आप लोग भरोसा रख सकते हैं हमारे बैंक के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू योर फंड्स विच आर यू गोइंग टू डिपॉजिट इन आवर बैंक. सो दिस इज एश्योरेंस भी. तो पहली, दूसरी और चौथी जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाती है और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी जो है वो इनकरेक्ट हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए विल बी द राइट वन हियर. सो गाइज ये हम लोगों ने आज मेस्लो थ्योरी और इसके जो रिलेटेड पेरिफेरल टॉपिक्स थे उनको डिस्कस कर लिया. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जीआईबी एग्जाम तो आप लोग एडुटैब की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहां जाते ही आप लोगों को कोर्सेज नाम का एक टैब देखने के लिए मिलेगा. इस कोर्सेज नाम के टैब के ऊपर जाते ही जीआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे. जीआईबी कोर्सेज के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग तरह के जो कोर्सेज हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे. अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जीआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स के बारे में. अब देखिए गाइस ये जो जीआईबी का कंप्लीट मास्टर कोर्स है इसके अंदर जीआईबी एग्जाम के जो चारों कंपोनेंट्स हैं उनके कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस. अब ये जो कंसेप्ट क्लासेस हैं ये लगभग 15 से 20 मिनट की रहती हैं जिनको यूटिलाइज कर सकते हैं आप लोग ड्यूरिंग योर कम्यूट टाइम एज वेल एज योर लंच ब्रेक गाइस. इसके अलावा एग्जाम से ठीक पहले आप लोगों को लाइव क्लासेस के थ्रू कंटेंट कवर करवाया जाएगा और आप लोग कंटेंट को रिवाइज कर पाएँ इसके लिए आप लोगों को कंसेप्ट नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं. अभी अब आप लोगों ने जो कंटेंट पढ़ा उस कंटेंट को आप लोग सही से प्रैक्टिस कर पाएँ इसके लिए आप लोगों को सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं भी. सो दिस इज जीआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स विच कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं भी. इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि इंडिविजुअल कंपोनेंट को आप लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना है तो जस्ट स्क्रॉल इट डाउन. यहीं पे IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को भी कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो प्रिपेयर कर पाएंगे भी. इसके बाद अब हम लोग आते हैं लाइव क्रैश कोर्स के ऊपर जहां पे आप लोगों को 120 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर जीआईबी एग्जाम के चारों कंपोनेंट्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करवाए जा रहे हैं. इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं और आप लोग कंटेंट को रिवाइज कर पाएं इसके लिए सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं. सो अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं इस जीआईबी एग्जाम के लिए तो आप लोग लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं. तो ये हम लोगों ने जीआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स, इंडिविजुअल मास्टर कोर्स और लाइव क्रैश कोर्स के बारे में बात कर ली. इसके अलावा अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई आप लोगों की प्रिपरेशन तो कंप्लीट है, अब आप लोगों को सिर्फ इवैल्यूएशन करनी है तो आप लोग खुद को एनरोल कर सकते हैं इन द टेस्ट सीरीज जहां पे सॉल्व्ड पीवाईक्यूज आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं राइट फ्रॉम May 2023 टू November 2025. इसके अलावा चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं भी. सो यू कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ दीज कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर योर जीआईबी एग्जामिनेशन भी. सो गाइज दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं. अगर एक्चुअली में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in के ऊपर. जय हिंद.